यादें अगर तुम ताजा कर पा रहे हो क्या? याद करो वो दिन वो घड़ी जब तुम्हें क्लास 11 में सर ने पढ़ाया होगा कि भैया अगर तुम्हें कभी भी चीज इंस्टेंटेनियस निकालना हो किसी चीज का, अगर अगर बड़ा चेंज हो तो उसको बताने के लिए वो हम किसका यूज करते हैं? डेल्टा का। वेरी गुड। किसका यूज करते हैं? पे नहीं चल, जब ब्लैक है इसीलिए। देखो सर, इधर देखिए, इधर बाबू। हमारी एक बात समझिए साहब, आपने बचपन में क्लास 11th में एक बात पढ़ी होगी कि सर अगर बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा यूज करते हैं और छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? डी, स्मॉल डी का इस्तेमाल करते हैं। वही चीज है सर। देखो, अगर आप आर इंस्टेंटेनियस निकाल दो, आप क्या निकाल दो? आर इंस्टेंटेनियस। इसको बताने के लिए क्या करते हैं सर? हम क्या लिखते हैं सर? वहां पे हम डेल्टा साइन यूज कर रहे थे सर, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? रेट इज इक्वल टू, सर क्या वहां पे आप डेल्टा माइनस आर बाई डेल्टा टी लिखते थे? साहब डेल्टा तो बड़े चेंज को लिखाता था। ये सर एवरेज रेट था। सर मैं एवरेज रेट पूछ कहाँ रहा हूँ? मैं तो सर पूछ रहा था आपसे इंस्टेंटेनियस रेट। क्या आपको ये बात जानकारी में नहीं है कि इसको हम सर इस तरीके से बता सकते हैं? बोलो, बात समझ में आ रही है? यस और नो? लिखो इसको। बिल्ली। कौन? टगू हुआ। आर इंस्टेंट। आर मतलब रेट ही। लिए चले आगे। हो गया? जल्दी जल्दी लिखो। और होगा? संतोष सर जब तक नहीं आएंगे, बोले कि संतोष से बात।
चलिए इधर देखो। हाँ हाँ, आज खत्म ही होके जाएगा ये। थोड़े, अरे कोई बात नहीं है। जवान इसीलिए बोलते चूरा दही खा के आया करो। इधर देखो, इधर देखो, देखो इधर देखो। सर अब ये जो है एक ग्राफ हमें बना के दिखा रहा है, पता नहीं क्या समझाने की कोशिश में लगा हुआ है। कोशिश करते हैं इसको समझने के लिए, एनसीईआरटी में भी ये ग्राफ है, समझते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने कल हमें एक बात समझाया था कि समय के साथ रिएक्टेंट की मात्रा घटती है, तो बस उस बात को ध्यान रख के हमें बताइए कौन सा ग्राफ प्रोडक्ट का होगा, कौन सा ग्राफ रिएक्टेंट का होगा। अच्छा, ये वाला तुम कह रहे हो प्रोडक्ट का होगा, तो मतलब ये कह रहे हो रिएक्टेंट का। चलो अगर तुम्हारी बात इतनी ही सही है तो मान के देखते हैं। अब मुझे एक और बात बताइए, क्या समय टी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट की मात्रा सबसे ज्यादा होगी? अब क्योंकि टाइम टी जीरो है, उस समय जो रिएक्टेंट है उसको रिप्रेजेंट किया गया आर नॉट से। इस समय जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसको क्या चीज से रिप्रेजेंट किया गया है? आर नॉट से। समझ में आ रही है? इसको क्या चीज रिप्रेजेंट किया गया? आर नॉट से। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे सर प्रोडक्ट की मात्रा कितनी है? जीरो। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, समय का पहिया न रुका है न रुकेगा, आगे बढ़ रहा है, रिएक्टेंट की मात्रा समय के साथ क्या हो रही है? घटती चली जा रही। बोल बात समझ में आ रही है? तुमको दिख रहा है ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस ग्राफ के मदद से तुम चाहते हो कि सर हम इस ग्राफ के मदद से रिएक्शन का क्या पता कर लें? रेट। तो जब कभी कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, क्या दिया हो? कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ दिया हो, और इस ग्राफ का अगर तुम स्लोप निकाल लो, क्या निकाल लो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मिल जाएगी? कब? सब अगर आपके पास दिया हुआ हो कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? कंसंट्रेशन। याद आ रहा है? अब स्लोप निकालना दो तरीके से आता था हमें। सर एक एवरेज स्लोप निकालने के लिए याद करो, स्लोप का एक फॉर्मूला याद है किसी को? प्रभु हरिनाथ कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद। ये y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। कुल बात समझ में आ रही है? मुझे बताइए y कोऑर्डिनेट कौन सा है, और वर्टिकल पे आपने किसको रिप्रेजेंट किया हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो, आप बाबू यहाँ से यहाँ आ रहे हो, तो ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन है, तो फाइनल वैल्यू माइनस पाई, फाइनल वैल्यू माइनस, ये क्या निकल जाएगा? लेकिन ये रेट आएगा एवरेज। अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है, आप क्या करते थे? टेंजेंट ड्रॉ कर लेते थे, याद आ रहा है स्लोप का? और टेंजेंट निकालने के लिए वही बात, एवरेज के लिए हम क्या निकालते हैं सर? स्लोप। सर किसी भी रिएक्शन की रेट निकालने के लिए हम क्या निकाल लेते हैं? उसका स्लोप। याद आ रहा है? याद आ रहा है? सर अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो आप क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे। अरे फिजिक्स में पढ़ चुके हो, समझ में आ रही? अगर आपके दिमाग में दर्द हो रही है, टेंशन मत लो, बस ग्राफ का मतलब समझो, ग्राफ से अंदर में कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है आपके एग्जाम में। इधर देखो, अगला हम बात करें पी एवरेज का। सर आपको पता है ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की मात्रा धीरे धीरे से मेरी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ T2 होगा बाबू, इन्होंने T3, ठीक है, ये T2 है। इधर जाने दो, इधर देखो। अगेन सर इसका भी स्लोप निकालेंगे कैसे? सर ये बढ़ी हुई वैल्यू है y2 माइनस y1, तो P2, P एवरेज निकालने के लिए P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1। इंस्टेंटेनियस निकालना है तो क्या निकालोगे? स्लोप। समझ गए? देखो इसको, रुको इसको बना लेना, इसको हम खत्म कर दें। स्लोप निकालने के लिए होता है टेन थीटा से निकालते हैं। आप फिजिक्स में बखूबी पढ़े होंगे इन चीज, केमिस्ट्री में काम नहीं आया।
हाँ हाँ, मैथ में ही पढ़े होगे, फिजिक्स में ही पढ़े होगे, लेकिन भूल भी गए हो। तो केमिस्ट्री में टेंशन मत लो भाऊ, केमिस्ट्री में उतना स्लोप वगैरह नहीं पूछेगा आपसे। इधर देखो, ग्राफ लिखते रहना, पहले इसको खत्म। देखो, सब अब जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात हो चुकी है, रेट क्या होता, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, हमने वहां से चर्चा किया कि भैया किसी भी रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन का चेंज होता है समय के साथ, उसी को क्या कहते हैं, रेट। अब ये रेट दो तरीके का हो सकता है, या तो अपीयरेंस या तो, अब अगर रिएक्टेंट का हो तो क्या होगा, और प्रोडक्ट का निकाले तो। अब आपने एक और बात पढ़ी कि कभी भी रिएक्शन में रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बराबर हो भी सकता है, लेकिन एक ऐसा चीज है जो हमेशा ही, वो कैसे निकलेगा। बिल्कुल, बोलो बात समझ में आ रही है। एक और बात हमने पढ़ी थी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और रेट ऑफ अपीयरेंस की वैल्यू। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिट क्या होता है, पर मोल पर लीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। और अगर गैस दिया हुआ है तो बार पर सेकेंड। बोलो याद आ रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि सर रेट दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक क्षणिक भर का निकाल लीजिए, उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस, और एक ठीक ठाक समय के लिए एवरेज। बात समझ में आ रही है। दोनों का फॉर्मूला एक ही है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, क्योंकि एवरेज में मोटा चेंज होता है, बड़ा चेंज होता है, उसीलिए क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से, क्या चीज से, और इंस्टेंटेनियस के लिए डी, स्मॉल डी से। बोलो बात समझ में। अगर ग्राफ दिया हो तो दोनों ग्राफ में अगर आपको एवरेज निकालना है तो y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि यहाँ पे y पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो आप r2 माइनस आर वन बाई टी टू माइनस टी वन कर लीजिए। और प्रोडक्ट के लिए कैसे निकालोगे, p2 माइनस पी वन बाई टी टू माइनस टी वन। और इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। आज अभी तक हमने यहाँ पढ़ा है। अब हम इन मुद्दों पे बात करते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। क्या है, देखो, अगर आप किसी भी रिएक्शन में, अब खुद सोचो भाऊ, क्या अगर आप एक रिएक्शन करवा रहे हो, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, समझ में आ रही है। इसको ऐसे समझो, तुम लोग विध्वंसक हो, विध्वंसक तरीके से पढ़ो। सर अभी शादियों का सीजन है, ये है दूल्हा पक्ष, क्या है, और ये कौन है, ये है चिंटू, और ये है चिंटी। ये कौन है, चिंटी। अब चिंटू के यहाँ से बारात गया किसके यहाँ, चिंटी के यहाँ। किसके यहाँ, चिंटी के यहाँ। बात समझ में आ रही है? अब दोनों में मारपीट हो गया, बारातियों में। बात समझ में आ रही, इधर दोनों से किसी चीज़ के लिए मारपीट हो गया। बात समझ में आ रही, गाँव में क्या वैसे वो लोग मारपीट कर लेता है, समझ में आ रहा है। तो मारपीट हो गया। अब जब मारपीट हो गया तो बताइए, जितना ज़्यादा बाराती होगा मारपीट उतना कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। तो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज़्यादा आदमी हॉस्पिटल में जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, जाएगा नहीं जाएगा। जितना ज़्यादा मारपीट होगा उतना ज़्यादा किसी किसी के हाथ सर फूटेगा, हाथ टूटेगा। समझ में आ रही है। मतलब अगर आपके पास रिएक्टेंट का नंबर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है रिएक्टेंट बढ़ने के लिए, इसी चैप्टर में हम लोग एक कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। सर जो रिएक्शन किसी का होता है, अगर हम बात करें, ये हमारा एक रिएक्टेंट है और ये दूसरा रिएक्टेंट। अब ये दोनों रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट कब बनाएंगे, जब इन दोनों रिएक्टेंट में इफेक्टिव कोलिजन हो। क्या हो, मतलब ये दोनों अच्छे से टकराए। बात समझ। अब रिएक्टेंट के पास आंख तो होता है नहीं कि अच्छा सामने आ रहा है यार चल भिड़ जाओ एक पास, आंख तो नहीं होता है, वो तो एक चांस फैक्टर है। बात समझ में आ रही है कि भगवान, चांस है, लक है भैया, टकराना टकराया, नहीं टकराया नहीं टकराया, नहीं टकराएगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब सोचो कि अगर मात्रा ज्यादा हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट की, तो टकराने का दर कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा। अब जब ज्यादा टकराएगा तो प्रोडक्ट भी, यही बात तो यहाँ पे लिख के बता रहा है वो, कि ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कोलिजन के लिए बैठे, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का क्या मतलब है, सर इफेक्टिव मतलब असरदार, ये नहीं कि बगल से सट के चला गया, वो नहीं।
बात समझ में आ रही? असरदार कोलिजन तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो बात समझ गए? अगला, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, किसकी बात करें? एक और बात सर, अभी आपने कहा कि भैया दो असरदार जब एक दूसरे से टकराता है तो जो रिएक्टेंट एक दूसरे से जब टकराएगा तब प्रोडक्ट बनेगा। अब सोचो तुम टेम्परेचर को क्या कर दिए हो, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा क्या करेगा? मूव करेगा। तो कोलिजन कम होगी या ज़्यादा? अब कोलिजन ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट, तो सर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगी। क्या यही बात ये लिख के बता रहा है? वो ऐसे एक इन जनरल एक चीज़ देखा गया है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन में किसी भी 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर कितना से बढ़ा दिए? 10 से, तो रिएक्शन का जो रेट होता है वो कितना हो जाता है? 2 गुना। कितना हो जाता है? डबल। रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? डबल। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑलमोस्ट। ये कितना हो जाएगा? डबल। कितने के लिए? 10 डिग्री बढ़ाने से। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी को बाजार एक और नाम से जानते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के नाम से जानते। अगला देखो, अब समझो। अब बाराती, तुमने कहा कि सर बाराती गया है, संख्या भी ज़्यादा है तो मारपीट जरूरी है? हर बाराती जाता है तो मारपीटे करता है? वो तो नेचर पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है? बाराती के नेचर पे डिपेंड ना करता है। और सादा मतलब सीधा साधा आदमी सब बूढ़ा बुजुर्ग बाबा दा सब गया है, बाराती की मात्रा ज़्यादा है तो मारपीट नहीं होता है। लड़कन के लिए मात्रा क्या है? ज़्यादा है तो मारपीट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, क्या ये बात भी डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा? बिल्कुल वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिएक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी रिलेटेड टू द। अब एक और बात समझो, नहीं एक और बात समझो भाई साहब, बिना एक बात समझे हुए तुम्हारा गुजारा नहीं होने वाला है। आने से उसके, कहिए गाना है। देखो अगर हम एक रिएक्शन की बात करते हैं, जो अभी आपने पढ़ा था N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, पढ़ा था? आपने क्लास 10th में आपकी मैडम ने एक बात पढ़ाई होगी, 10th में किसने पढ़ाया था? नहीं, इसीलिए इसीलिए तो पढ़ाई कमजोर हो गया। इधर देखो तो मैडम पढ़ाती, तूने कोई मैडम नहीं पढ़ाया है? मैडम पढ़ाई थी, इसीलिए तो केमिस्ट्री ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, चलिए, उनकी उनकी आत्माओं को शांति देते हुए हम लोग आगे चलते। अरे इधर देख लो, समझ गए? हमको बोलने का मौका दे। टोका से कहा है कर जाते हो सीधे। इधर देखो, इधर 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 इधर, अगर आप आओ इधर, प्रोडक्ट समय के साथ आएगा। इधर देखो, अगर ये रिएक्शन है, ये क्या है? रिएक्शन है। अब ये रिएक्टेंट पाउ क्या करता है? प्रोडक्ट बना रहा है। आपने 10th में पढ़ा था, जब कभी रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है तो होता क्या है, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल में जो मौजूदा बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटते हैं। ये बॉन्ड टूटेगा। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? दूसरे नाइट्रोजन के साथ। जबकि आप प्रोडक्ट साइड में देखिए, नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो भी कितने कितने हैं। मतलब सर नाइट्रोजन पहले तो अपने मौजूदा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, ये भी अपने मौजूदा बॉन्ड को तोड़ेगा। अरे तब तो ये फ्री होगा इसके साथ जुड़ने के लिए। मतलब यहाँ तलाक पढ़ा जाएगा तब यहाँ निकाह होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यहाँ क्या पढ़ा जाएगा तब यहाँ क्या होगा? बात समझ में आ रही है? अब सोचो कि यहाँ तलाक पढ़ा ही नहीं जाए, संबंध बहुत अच्छा है, तो क्या उधर निकाह हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, कि सर कोई कितना ज्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव है वह इस बात पर डिपेंड करता है कि मौजूदा बॉन्ड कितने जल्दी से टूट रहे। अगर ये बॉन्ड जल्दी टूट गया, इधर तलाक जल्दी हो गया, तो उधर निकाह क्या हो जाएगा? अब इधर तलाक ही नहीं हो रहा, प्रेम अच्छा है, जो हमारे जनरेशन, हमारे बाबू मम्मी पापा के जनरेशन में होता था। समझ में आ रही है? वहाँ सुनने को ही नहीं मिलता था कि भैया उसके घर में क्या हो गया है, तलाक। और आज सुनो, और अगले तुम्हारे जनरेशन में जाओ तो पता चला हर के घर में
हो रहा है, दुए 5 गो घर है जहाँ का है बचल है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब देखो यहाँ एक बात समझो, नहीं नहीं एक बात समझो। कौन सी बात? सर अगर एक बात ये समझ जाए, मतलब ये जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना ही जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इसका टूटना, इसका बनना, यही डिसाइड करेगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। कौन डिसाइड करेगा? बोल, बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हें बात इतना समझ में आ चुका है तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए, क्यों ना? अरे लिखने का मौका मिलेगा। 15 तारीख से एक जो वादा किया है वो क्या करना होगा? अरे ऐसा कोई बात है जो आपको लग रहा है बिना समझाए हुए निकल रहे हैं? हाँ देखो, देखो देखो, 11 में पहुंच गए हैं, 2 पेज बाकी है, देखो। बिल्कुल। द रेट ऑफ सबस्टांस कैन बी रिलेटेड टू द ईज विथ विच द स्पेसिफिक बॉन्ड्स आर ब्रोकन। जो मौजूदा बॉन्ड है वो टूट रहा है और नए बॉन्ड बन रहे हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? समझ गए? हाँ बोलो। कौन आप किसका? उसके दोनों के साथ टूटा हुआ है ना जी। उसके लिए नया दूल्हा है, इसके लिए नई दुल्हन है। समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ? अब मोहन, मोहन तो अब मान के चलो किसी का रुपेश की शादी हुई है शीला के साथ। समझ में आ रही है? अब इधर शादी हुआ है, राकेश का शादी हुआ है अंजलि के साथ। नहीं अंजलि नहीं, किसी और सिमरन। चलो राकेश का शादी सिमरन के साथ। तो सिमरन के लिए दूल्हा नया है या नहीं है? बात समझ में आ रही? सिमरन के लिए दूल्हा क्या है, और इधर राकेश के लिए दुल्हन नहीं है। इधर देखो, अब एक रिएक्शन दिया हुआ है, देखो बाबू, देखो यहाँ पे देखो। सर NO प्लस O2 गिव्स NO2, ये बहुत जल्दी हो जा रहा है। CO प्लस O2 जो हो रहा है ये बहुत क्या हो रहा है? स्लो। क्योंकि इसके बॉन्ड जल्दी टूट जा रहे हैं तो ये जल्दी हो जा रहा है। इस वाले के बॉन्ड, मौजूदा बॉन्ड लेट से टूट रहे हैं तो ये जल्दी नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही? हाँ वो मतलब एक फास्ट और एक स्लो है। समझ गए? अगला, अगला फैक्टर। आपने एक शब्द सुना होगा कैटलिस्ट के बारे में, सुना था ना जाने कितनी बार। हमने कहानी भी सुनाया था, एक और कहानी फिर से सुना देते हैं। कि मान के चलो फिर लड़ाई हुआ, क्या हुआ? लड़ाई हुआ किसके? अंजलि और श्वेता के बीच में। किसके बीच में? अंजलि और श्वेता के बीच में। ये दोनों यहीं पे लड़ रही थी। अब लड़ रही थी तो बेंच पटापटी हो रहा था। अब नीतीश के मन में आ क्या, ऐसे मनीष सर का तो नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये सब बेंचे तोड़ देगा कि नहीं? तो ये बोला कि चल हमरा भी रोजे, हमारी जमीन खाली है सामने में, भर पेट आराम से, गोबर माटी भी है, जितना मन है तो ना तो नहीं लड़ लेना। दोनों को ले गया यहाँ से बैठा के। बात समझ में आ रहा है? हमको बोला कि सर थोड़ा स्कूटी का चाबी दीजिए तो एक मिनट थोड़ा ले चलते हैं। आजा गाजा बाजा के साथ। बात समझ में आ रही है? आप आइए पीछे पीछे। और उधर 4-5 को कुर्सी उर्सी लगेले था दर्शक दीर्घा में। बात समझ में आ रहा है? तो एकनी को बोल दिया डरो। बात समझ में आ रही? एकनी लड़ना शुरू, अब लड़ते लड़ते थोड़ा थक गया, तो घरे बोल रहा है अपने घर मम्मी उम्मी को, ग्लूकोज ग्लूकोज थोड़ा पिला दो एकनी के, लड़ाई अभी चलना चाहिए। तो क्या नीतीश लड़ाई में योगदान नीतीश लड़ाई कर रहा है क्या? लेकिन योगदान कर रहा है नहीं कर रहा है? उसी को बाजार किस नाम से जानता है? कैटलिस्ट। क्या नाम जानता है? कैटलिस्ट। वो शख्स जो खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे लेकिन रिएक्शन की रेट को घटा और बढ़ा दे। ग्लूकोज पिला देगा तो और मजे में फाइट होगा, नहीं पिलाएगा, पानी ज्यादा मिलाएगा तो फाइट कम होगा। तो सारा भागदौड़ किसके हाथों में है? नीतीश के हाथों में। तो ऐसा सामान जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा और बढ़ा सके, बाजार उसी को क्या कहता है? अब खुद सोचो कि अगर कैटलिस्ट मौजूद है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ओनर मत बोलो, ओनर तो वो होता है जो, ओनर तो यही दून है, लड़ाई का मेन प्लेयर तो वही है। तुम क्या है? बीच मंगिया क्या है? इधर देखो, प्रेशर। अब समझो, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? अब सोचो इस कमरे में गैसेस के मॉलिक्यूल भरे पड़े हुए हैं, ठीक है?
अब जैसे वही लड़ाई में नीतीश क्या कर रहा है, बोल रहा है टोनी का प्रेशर बढ़ा रहा है कि टोनी लड़ाई नहीं करेगा, तुम लोग को खाना नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है, पीने को नहीं मिलेगा तो लड़ाई घटेगा या बढ़ेगा। अब इसको केमिस्ट्री के निगाहों से समझते हैं। सर इस कमरे में गैसेस के मॉलिक्यूल मौजूद, अब ये पहले रैंडम इधर उधर घूम रहे थे, आपने क्या किया, चारों साइड से दीवालों को दबाना शुरू कर दिया। जब दबाना शुरू कर दिया तो प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब प्रेशर बढ़ा दिया तो दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन, कोलिजन बढ़ गया तो रिएक्शन का रेट, वही बात तो लिख रहा है कि सर अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोल बात समझ में आ रही है। एक बात और मुझे बताओ, इसरी जानते हो, पत्थर वाला जो ढेल वाला, तो धागे में धागा होता है उसमें, देखे हो, समझ में आ रहा है, खाए हो, तो उसको पानी में घोलना कभी, और एक मिश्री आता है जो नॉर्मल वाला, कौन पानी में जल्दी घुल जाता है, नॉर्मल वाला। वो ढेले वाला क्यों नहीं घुलता है, देखो, अगर आपकी सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो ढेले वाले में क्या होगा, अगर ये ढेला है तो पानी के मॉलिक्यूल बस ऊपरी सतह को टच कर रहा है। जब इसको आप फोड़ दिए तो पानी के मॉलिक्यूल बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल को घेर रहा है, घेर रहा है नहीं घेर रहा है, इसलिए मेरा हाथ है, अगर इसको हम पानी में ऐसे डाल दें तो पानी बस इन सतहों को छुएगा, लेकिन अगर हम इसको फैला दें तो पानी जिन क्षेत्रों को छुएगा उसकी बाहु एरिया बढ़ गई। उसी तरीके से अगर रिएक्टेंट छोटे छोटे, उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा क्या करेगा, कोलिजन करेगा, और जब ज़्यादा कोलिजन करेगा तो प्रोडक्ट भी क्या करेगा, ज़्यादा। इसीलिए सरफेस एरिया बढ़ने से भी क्या होता है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। अब सोचो अगर तुमको कैटलिस्ट ही लेना है तो तुम किस फॉर्म में लोगे, ढेले के फॉर्म में कि पाउडर के फॉर्म में, पाउडर। क्यों, क्योंकि ढेला रहेगा तो दुए चार को बोलेगा यार तू जल्दी कर, पाउडर है तू उधरों चल गया, तू कर रहे, तू रिएक्शन कर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, इसीलिए हम कैटलिस्ट भी कैसा लेते हैं, पाउडर, कैसा लेते हैं, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इधर देखो, रेडिएशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप उसको एनर्जी दोगे। अब हमें बात बताओ कि अगर तुम किसी चीज़ को एनर्जी, ये सन की जो रेडिएशन आती है नहीं आता है, तो जब आप किसी को एनर्जी दोगे तो रिएक्शन का रेट घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल सर एनर्जी लेके ज़्यादा उथल पुथल करेगी, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। बोल बात समझ में आ रही है, समझ गए। अब हम नहीं, अब जो हम लोग हर मुद्दे पे बारी बारी की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है उसको अब डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो हमने ये पढ़ा कि कंसंट्रेशन बढ़ता है तो बढ़ता है, अब बढ़ता तो कितने से बढ़ता है, आपने ये पढ़ा, बढ़ता है नहीं, कब नहीं, वो तो बढ़ना ही है। रेट, कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन मान के चलिए सर कि हम रेट को 4 गुना कर दिए तब, सॉरी कंसंट्रेशन 4 गुना कर दिए तब रेट कितने गुना से बढ़ जाएगा, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, अगले क्लास में। तो आप लोग कहाँ तक लिखोगे, बस यहाँ तक। नोवा लिख